अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हमने किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो जो किडनी है, किडनी के अंदर अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं और लाखों तादाद में होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये सिंगल नेफ्रॉन है, ये पूरा एक सिंगल नेफ्रॉन है और इस तरह के 10 लाख से ज़्यादा यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स एक सिंगल किडनी के अंदर होते हैं। और नेफ्रॉन का काम है, क्योंकि किडनी का काम यूरिन बनाना है, तो किडनी खुद किससे मिलके बनी है? जैसे एक दीवार है ना, वो ईंटों से मिलके बनी है, इसी तरह किडनी नेफ्रॉन से मिलके बनी है। तो नेफ्रॉन ने अब किडनी का फंक्शन तभी होगा जब किडनी में पाए जाने वाले सारे नेफ्रॉन्स अपना काम करें और हर नेफ्रॉन का काम है कि उसने ब्लड को साफ़ करना है, ब्लड में से जो वेस्ट मटीरियल है उसको लेना है और यूरिन बनाना है। इस तरह से तमाम नेफ्रॉन्स जब काम करेंगे तो यूरिन फॉर्मेशन होगी। अब नेफ्रॉन कैसे काम करता है, उससे पहले आपको नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। तो नेफ्रॉन के बेसिक 2 पार्ट्स में नेफ्रॉन मुश्तमिल है, ठीक है? ये फर्स्ट वाला पार्ट ये है और इसके बाद ये ट्यूब वाला पार्ट है सारा, ठीक है? ये सारा हिस्सा जो है ट्यूबुलर पोर्शन है और ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है? इस पार्ट को हम कहते हैं रेनल कार्पुसल, ठीक है? इस पार्ट को, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको रेनल कार्पुसल कहते हैं और सेकंड वाले पार्ट को हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो रेनल कार्पुसल की अगर बात करें तो रेनल कार्पुसल के अंदर क्या है? इसके अंदर गुच्छा है खून की नालियों का, ठीक है? अब ये जो गुच्छा है खून की नालियों का, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है? इस कैपिलरी, ये बारीक-बारीक खून की नालियाँ होती हैं। आपने लास्ट चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल के साथ ब्लड वेसल्स का पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि आर्टरी होती है, आर्टरी जो है आगे जाके डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स बना देगी, आर्टरियोल्स कैपिलरीज़ बनाती है, कैपिलरीज़ वेन्यूल्स बनाती है और वेन्यूल्स आगे जाके वेन बना देती है, ठीक है? तो ये जो है आर्टरी जो है ये बड़ी होती है, आगे इसकी ब्रांचेस होती हैं आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स से आगे आगे बहुत सारी बारीक बारीक खून की नालियाँ, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बनाते हैं और वेन्यूल्स मिलकर वेन बनाएंगे, यानी कुछ या काफ़ी सारी मैनी वेन्यूल्स जो है वो यूनाइट करेंगी और यूनाइट करके वेन बना देंगी। तो होता क्या है, अगर हम किडनी की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किडनी के अंदर यहाँ पे रेनल आर्टरी होती है, ठीक है? और रेनल आर्टरी होती है और इसके अलावा यहाँ पे रेनल वेन होती है। तो ये आर्टरी आगे जाकर, आपको पता है अभी देखा हमने, क्या बनाएगी? आर्टरियोल्स बना देगी, ठीक है? ये आर्टरी आगे जाके क्या बना देगी? आर्टरियोल्स बना देगी और आर्टरियोल से आगे क्या बन जाएगी? कैपिलरीज बन जाएगी, खून की नालियाँ बन जाएंगी, ठीक है? अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है? ये आर्टरी है, रेनल आर्टरी है, ठीक है? अब इसको अगर हम थोड़ा जूम कर लें तो ये जो है ये रेनल आर्टरी है, ठीक है? ये रेनल आर्टरी है जो किडनी के बाहर है। ये आर्टरी आगे जाके क्या बना देगी? अभी हमने देखा आगे जाके ये आर्टरियोल्स बना देगी, ठीक है? ये आर्टरियोल है, ठीक है? ये भी यहाँ पे ये भी क्या है? रेड कलर में, ये भी क्या है? आर्टरियोल है। आर्टरियोल आगे जाके क्या बना देगी? आर्टरियोल कैपिलरीज बना देगी, ये कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है? अब कैपिलरीज बहुत तंग होती हैं, बहुत बारीक नालियाँ होती हैं, तो इस वजह से इसके अंदर ब्लड का प्रेशर काफ़ी हाई होता है, ठीक है? ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है कि कैपिलरीज में से काफ़ी चीज़ें जो है ना प्रेशर से निकल कर इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि कैपिलरीज में ब्लड है और ब्लड के अंदर साल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वेस्ट मटेरियल है, शुगर है। तो ये चीज़ें प्रेशर से खून की नालियों से गुजर के इस कप शेप स्ट्रक्चर में आ जाती है, जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है? पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है रेनल ट्यूब्यूल है, आपको पता है ये सारी ट्यूब एंड तक जो है, ये सारी ट्यूब क्या है? रेनल ट्यूब्यूल है। जो शुरू वाला इसका ट्यूब का पार्ट है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है? प्रोक्सिमल कहते हैं शुरू वाली ट्यूब्यूल को, और इसके बाद जो लास्ट वाली ट्यूब है, इतनी ट्यूब को हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, क्योंकि डिस्टल का मतलब है बाद वाली, ठीक है? और जो दरमियान में यू शेप्ड ट्यूब है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट्स हैं। जब ट्यूब ऊपर से नीचे आ रही है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है इसको हम असेंडिंग लिम्ब कहेंगे, ठीक है? असेंडिंग। इसके बाद आ जाता है जी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट वो नाली है जिस पे आके यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा, ठीक है? तो ये थे नेफ्रॉन के पार्ट्स। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी हमने देखा ब्लड वेसल्स की बात की थी, तो आपको पता है ये कैपिलरीज है या आर्टरियोल है। आर्टरियोल के बाद, अच्छा कैपिलरीज है, यहाँ तक आर्टरियोल खत्म हो जाता है, फिर कैपिलरीज दोबारा शुरू हो जाती हैं। ये कैपिलरीज जो है इस तरह से पूरे नेफ्रॉन पे लिपटी होती हैं, ठीक है? कैपिलरीज में आगे जाके ये सारी यहाँ तक क्या है? ये भी कैपिलरीज ही हैं। तो कैपिलरीज आपको पता है आगे जाके क्या बना देंगे? वेन्यूल बना देंगी, ठीक है? ये वेन्यूल है और वेन्यूल के बाद क्या निकलेगा? वेन निकलेगा, ठीक है? ये रेनल वेन है। तो अगर आप रेनल वेन को देखेंगे
देखेंगे ना तो रेनल वेन जो है वो यहाँ से देखें, ये है रेनल वेन, ठीक है। तो ये रेनल वेन जो है ये ब्लड को, जब साफ ब्लड है ये यहाँ से रेनल वेन से निकल जाएगा बाहर, ऑक्सीजन वाला। अब जो ब्लड रेनल वेन में है, एक तो वो साफ है, दूसरा उसमें ऑक्सीजन कम है, सॉरी ऑक्सीजन वाला नहीं, ऑक्सीजन कम है, क्योंकि जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी में जो ब्लड था वो ऑक्सीजन वाला था, ठीक है। रेनल आर्टरी में जो ब्लड था वो ऑक्सीजन वाला था, लेकिन उसमें वेस्ट मटेरियल था। लेकिन जो रेनल वेन है इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला, कम ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो ब्लड साफ है, ठीक है। तो अब हम नेफ्रॉन के फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो प्रेशर की वजह से काफ़ी चीज़ें इधर आ जाएंगी, बॉमन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। अब वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, उसके अंदर वाटर होगा, साल्ट होगा, ग्लूकोज होगा और यूरिया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है बॉमन्स कैप्सूल में, अब एक बात आपने याद रखनी है, इस ट्यूब के अंदर जो भी चीज़ फ्लो करेगी ना, जो भी चीज़ होगी वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, ठीक है, और वो बॉडी से बाहर ही जाएगी। यानी कि इस ट्यूब के अंदर वेस्ट मटीरियल का ही होना ज़रूरी है। इस ट्यूब के अंदर कोई भी कीमती चीज़ होने ना हो, यानी कि कोई भी ब्लड में जो कीमती चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, वो इस ट्यूब के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या कि जब ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी तो ये तो हमारी कीमती चीज़ें हैं, वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज, यूरिया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, अब जब ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, इस स्टेप को कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। यानी कि प्रेशर की वजह से ब्लड में से काफ़ी चीज़ें फिल्टर्ड होकर किधर आ गई हैं, बोमन्स कैप्सूल में आ गई हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब क्या होगा कि 100% जो ये चीज़ें आई हैं ना, 100% में से जो 99% चीज़ें वो हमारे काम की है, तो इसको दोबारा किधर जाना चाहिए, डेफिनेटली उसको दोबारा जाना चाहिए, ब्लड के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप एरोस की तरफ देखें तो यहाँ से किधर जाना चाहिए, ब्लड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खून की नाली है ये इसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड के अंदर ये चीज़ें जानी चाहिए। तो जब ये चीज़ें ब्लड के अंदर जाएंगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। री कहते हैं दोबारा से, अब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब होना। एक दफ़ा जब आपने खाना खाया था, जो छोटी आंत है वहाँ से ब्लड में चीज़ें जज़ब हुई थी, वो पहली दफ़ा थी। अब दूसरी दफ़ा जो है नेफ्रॉन से खून की नालियों में जब चीज़ें जज़ब हो रही है, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी दोबारा से जज़ब होना। सिलेक्टिव का मतलब है कि ये नहीं है कि आप कहें कि जो 100% चीज़ें हैं वो सारी की सारी दोबारा ब्लड में चले जाएंगी, ऐसा नहीं है। 100 में से 99% चीज़ें दोबारा ब्लड में जाएंगी जो कि काम की चीज़ें हैं, ओनली 1% जो वेस्ट मटीरियल है वो इसी ट्यूब के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिलेक्टिव कहते हैं कि सिलेक्ट कर लेना है कि किन चीज़ों ने दोबारा ब्लड के अंदर जाना है। हमारे जो ब्लड का 20% हिस्सा है ना, हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स को छोड़ के जो प्लाज्मा है जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह है, ठीक है, तो उसका 20% हिस्सा फिल्टर होकर यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इनमें से जो है प्लाज्मा का 20%, वरना अगर हम इसकी बात करें ना, टोटल जो यहाँ पे आया है 100% की अगर बात करें तो टोटल में से 99% चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है 99% ब्लड में जाएंगी और बाकी जस्ट 1% इस ट्यूब के अंदर रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब होती है तो ये प्रोक्सिमल ट्यूब है, ठीक है। तो इस प्रोक्सिमल ट्यूब से 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं और ज़्यादातर साल्ट, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। सारा साल्ट नहीं, ज़्यादातर साल्ट, ये किधर चले जाएगा, ये इस ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। इस ट्यूब से किधर चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इसके बाद आ जाती है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होगा कि इस ट्यूब के अंदर जो पानी है ना, वो पानी जो है ट्यूब में चला जाएगा, सॉरी ब्लड वेसल में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, पानी जज़ब हो रहा है ब्लड में, और जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें से साल्ट जो है वो इस ब्लड में जाएगा। अब वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पानी के गुजरने के रास्ते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साल्ट के गुजरने के रास्ते हैं, तो यहाँ पे साल्ट दोबारा से जज़ब हो जाएगा, सही है। मतलब जो काम की चीज़ें वो ब्लड में जा रही है। फिर जो डिस्टल ट्यूब है, डिस्टल ट्यूब में अगेन यहाँ पे पानी जो है यहाँ से दोबारा जो है जितना ज़रूरी होगा ब्लड में जाना, दोबारा ब्लड में चला जाएगा। तो ये सिलेक्ट करके चीज़ों को दोबारा से ब्लड में भेज दिया जाएगा। तो 99% चीज़ें दोबारा ब्लड में चली जाएंगी, सिर्फ 1% जो बाकी बचेगा उसके अंदर वेस्ट मटीरियल होगा, एक्स्ट्रा साल्ट होगा, इसमें एक्स्ट्रा साल्ट होगा, इसके अलावा यूरिक एसिड होगा। तो ये जो है यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको बॉडी से बाहर लेके जाने के लिए वाटर चाहिए, तो थोड़ा पानी होगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो किधर चले जाएँगी, इसमें कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएँगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि जिस आपको पता है कि जब ये ग्लोमेरुलस से चीज़ें बोमन्स कैप्सूल में आती हैं तो इस ची जो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, इस सारे को हम फ़िल्ट्रेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट का नाम देते हैं। तो यानी कि ये जो फ़िल्ट्रेट है, तो इस ट्यूब के अंदर से, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर से ये जो फ़िल्ट्रेट है ना, तो फ़िल्ट्रेट, अच्छा आपने क्या करना है इस लेक्चर में, पहले आपने इनके पार्ट्स के नाम याद कर लेने हैं, फिर आपको इसकी अच्छी सी समझ आ जाएगी। तो ये जो फ़िल्ट्रेट है ना, फ़िल्ट्रेट में से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ब्लड में चुप चले जाएंगी, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब जो जितना भी फ़िल्ट्रेट बच जाएगा 1% वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यही फ़िल्ट्रेट क्या बनाएगा? यूरिन बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक स्टेप बाकी है, दैट इज़ ट्यूबुलर सेक्रीशन। कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में रह गया है, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में रह गया है वो दोबारा से जो है वो इस नाली में आ जाए। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल में से कोई वेस्ट अगर रह गया है तो वो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्यूब के अंदर जो है ब्लड में से वेस्ट किधर आके सिक्रीट हो जाएगा? ट्यूब के अंदर आके सिक्रीट हो जाएगा। तो ये आखिरी स्टेप होता है कि इन केस अगर कोई थोड़ा बहुत वेस्ट रह भी जाता है तो वो दोबारा से इस ट्यूब के अंदर आके आ जाए। ठीक है, तो इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं। एंड फाइनली इन 3 स्टेप्स के बाद जो यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है उसको हम यूरिन कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप देखें 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन है और हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है। हर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आएगा और वो कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा? यहाँ पे रेनल पेल्विस में। तो तमाम कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आके इस कैविटी के अंदर आ जाएगा। रेनल पेल्विस के बाद वो किधर चला जाएगा? यूरेटर में चला जाएगा। यूरेटर के बाद आपको अच्छे से पता है ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर से स्टोर होकर यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर चला जाएगा। अच्छा, जो किडनी है ना, ये 2 तरह का यूरिन बनाती है। एक होता है कंसंट्रेटेड यूरिन और दूसरा होता है डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा यूरिन और डाइल्यूट यानी कि पतला यूरिन। अब ये कब होता है? देखिए, जब ब्लड में, ठीक है, ब्लड में पानी का लेवल जब ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर ब्लड में पानी ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात, अब देखिए ये खून की नाली है तो इसमें ब्लड है तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। तो अगर पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी किधर आएगा? बोमन्स कैप्सूल में आएगा ना। तो आपको पता है कि जब ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में पानी आता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम फ़िल्ट्रेशन कहते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फ़िल्ट्रेशन है। सही है, ये बोमन्स कैप्सूल में पानी आ जाता है, सॉरी ब्लड या बाकी चीज़ें ब्लड में जो भी है, तो जब इधर आती हैं बोमन्स कैप्सूल में तो ब्लड नहीं आता। ब्लड में से जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि जो इस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स हैं ना और प्रोटीन्स हैं, वो कभी भी क्रॉस करके इधर नहीं आते क्योंकि उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो वो कभी भी क्रॉस करके यहाँ पे आ ही नहीं सकते, बल्कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो वो क्रॉस करके आ सकते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन जो है, अब ज़्यादा पानी अगर खून में होगा तो ज़्यादा पानी बोमन्स कैप्सूल में आएगा ना प्रेशर से, तो यानी फ़िल्ट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अब क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्लड में पानी को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से इस ट्यूब से ब्लड में जो अब्ज़ॉर्प्शन है, जिसको हम कहते हैं रीअब्ज़ॉर्प्शन, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है वो कम होगी। ठीक है, जो रीअब्ज़ॉर्प्शन है पानी की, पानी जो है वो कम जाएगा इस ब्लड में। ठीक है, अब वो कम क्यों जाएगा? जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे साल्ट, यहाँ पे वाटर की, ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो है वो ब्लड में कम जाएगा, वो इस वजह से। अब आपको पता है इस अमल को आर से रीअब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। पानी कम क्यों जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में पानी जो है वो पूरा है, ठीक है, ज़्यादा है। तो इसीलिए इस सूरत में अब जब पानी इसके अंदर कम जाएगा तो यहाँ पर पानी क्या होगा? क्योंकि यहाँ से पानी यहाँ पे ज़्यादा आया था, यहाँ पानी कम जा रहा है, तो यहाँ पे पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो है कलेक्टिंग डक्ट में पानी क्या जाएगा? ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब जो यूरिन है उसमें पानी ज़्यादा होगा, जिस वजह से वो डाइल्यूट यूरिन होगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड यूरिन की बात करें तो उसमें उसको गाढ़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पानी कम होता है। और वो कब होता है? जब पानी ब्लड में कम होता है। देखिए, अगर ब्लड में पानी कम होगा तो कम ही पानी इधर जाएगा ना। तो अब ज़ाहिर बात है ब्लड में पानी ऑलरेडी कम है तो ज़्यादा पानी ब्लड में वापस जाएगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा पानी जाएगा यानी रीअब्ज़ॉर्प्शन क्या हो रही है? रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जब रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो पानी जब यहाँ पे कम जाएगा तो यानी फ़िल्ट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है।
ठीक है। तो जब पानी यहाँ पे पानी कम है और उस कम पानी में से भी ज़्यादा पानी किधर जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो यहाँ पानी कम बचेगा, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी पानी कम आएगा, जिसकी वजह से यूरिन में पानी क्या होगा, कम होगा। अब दोनों स्टेप्स का एक ही मकसद है, कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, दोनों का मकसद एक है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो आपके ब्लड में पानी ही पानी हो जाएगा या सैलाब आ जाएगा ब्लड में, ऐसा नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने कम पानी पिया है तो आपके ब्लड में फ़ौरन से पानी की कमी हो जाएगी, फ़ौरन से तो नहीं होती। एक लंबे अरसे से बॉडी क्या करती है, बॉडी फ़ौरन कोशिश करती है कि ब्लड में पानी का लेवल पूरा रहे, लेकिन अब इसके लिए चाहे यूरिन कम बनता है बने, लेकिन ब्लड में पानी पूरा रहना चाहिए। लेकिन जब अगर आप पानी कम पीते हो, ब्लड में पानी कम है, तो बॉडी पहले प्रेफरेंस देगी ब्लड में पानी पूरा होना चाहिए, तो यूरिन के लिए पानी कम बचेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपने जैसे अंधेरी आई हो तो डस्ट वगैरह हो, तो अगर झाड़ू लगाएंगे तो वो डस्ट अच्छे से नहीं निकलेगी, मिट्टी नहीं निकलेगी, लेकिन अगर वही पानी से मिट्टी निकालेंगे तो अच्छे से मिट्टी बाहर निकल आएगी। तो सेम इसी तरह से, क्योंकि जो यूरिन में पानी है उसका मकसद यही होता है कि जो साल्ट है वो बॉडी से बाहर लेके जा रहा है। तो अगर जो है पानी जो है वो कम बचेगा, ब्लड में पानी पूरा हो जाएगा, तो जो यूरिन के लिए पानी कम बचेगा तो साल्ट सही तरीके से रिमूव नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से गुर्दों में साल्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो पथरी की शक्ल में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। रीडिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ किडनी की हेडिंग दे दें। इसके बाद प्रेशर फिल्ट्रेशन है, ब्लड इंटर किडनी थ्रू रेनल आर्टरी, रेनल यहाँ पे आप रेनल आर्टरी की हेडिंग दें। इसके बाद यहाँ पे आप आर्ट्रियोल्स की हेडिंग दें, यहाँ पे आप कैपिलरीज की ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे ईच पे आप ग्लोमेरुलस की हेडिंग दे दें, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है द, यहाँ पे आप प्रेशर फिल्ट्रेशन की हेडिंग देंगे, व्हेन ब्लड रीचेस ग्लोमेरुलस इस प्रेशर इज़ वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेशर फिल्ट्रेशन की हेडिंग देंगे, यहाँ पे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की हेडिंग देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन में आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है रेनल टिब्यूल की हेडिंग देनी है, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन की बिल्कुल डेफिनेशन है ये सारी, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हेडिंग देनी है, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं बलदार, ठीक है, क्योंकि वो ट्यूब्स बलदार होती है ना, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हेडिंग देनी है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लूप ऑफ फैनले, ठीक है। यहाँ फिर आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे डिसेंडिंग रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब दे सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो लार्ज पे आप हेडिंग दे सकते हो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे सम वाटर इज आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, यहाँ पे हेडिंग देंगे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होनी है, यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक जिक्र है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ये अमल एनर्जी लगाकर होता है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से यूरिन की डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन की हेडिंग देंगे, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आ जाती है रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं बॉडी में पानी और नमक के लेवल को मेंटेन करना ब्लड में, ठीक है, पानी के लेवल को मेंटेन करना और साल्ट्स के लेवल को मेंटेन करने को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन है यहाँ तक। और इसके बाद आपने हेडिंग देनी है ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन की यहाँ पे, और यहाँ पे फिर डाइल्यूट यूरिन एंड कंसनट्रेटेड यूरिन में आपने डिफरेंस लिखना है। किस तरह से लिखना है, पहला पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन ब्लड, इसके बाद आप लिखेंगे देन डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म्ड, पहला पॉइंट है। इसके बाद कंसनट्रेटेड यूरिन का पहला पॉइंट है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज लेस देन नॉर्मल, इसके बाद आप लिखेंगे देन कंसनट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है यहाँ से मोर वाटर इज फिल्टर, यहाँ से लेके सेकंड पॉइंट बनता है। फिर इसके बाद देयर इज लेस ऑब्जॉर्प्शन, यहाँ से लेके थर्ड पॉइंट बनता है। फिर यहाँ से लेके इसका फोर्थ पॉइंट बनता है। फिर इसी तरह से सेकंड पॉइंट इसका यहाँ से बनता है लेस वाटर इज़ फिल्टर्ड, यहाँ तक इसका सेकंड पॉइंट बनता है। देयर इज से इसका थर्ड पॉइंट बनता है। इन दिस वे से यहाँ तक इसका फोर्थ पॉइंट बनता है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने नेफ्रॉन की डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और होमवर्क भी लिख लेना, इसको अच्छे से याद भी कर लेना है, क्योंकि जब आपका मंथली टेस्ट होगा तो जो पिछला चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम वाला और ये चैप्टर, इन दोनों का इकट्ठा जो है वो टेस्ट होगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।